हेलो एंड वेलकम मेरे सभी बेहद प्यारे और अमेजिंग से पावर के बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी मन लगाकर कर रहे होगे। तो बेटा, आज हम शुरू करेंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर, जो बेसिकली आपके क्लास 12th का आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर कहने का मतलब है कि हमारा ये जो सफर है वन शॉट वीडियो का फॉर क्लास 12th आज इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगा। पर ये जर्नी हमने शुरू करी थी एक बहुत ही अहम मोड़ पे, एक बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे के साथ। क्या मुद्दा था? कि आप लोगों का प्रॉपर क्लास 12th का सिंपल वे में, इजीएस्ट वे में, एक परफेक्ट मैनर में रिवीजन हो जाए। यस और नो? बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं और वो लास्ट मिनट में, लास्ट डे पे वो चाहते हैं कि हमें क्विक रिवीजन मिल जाए, यानी कि सारी चीजें पढ़नी भी ना पड़े और पढ़ भी ले। यस और नो? तो उसी एम के साथ, उसी मुद्दे के साथ हमने बेटा ये सीरीज वन शॉट वीडियो स्टार्ट की थी। और आई जस्ट होप कि आज इस लास्ट लेक्चर के साथ ये आपकी सीरीज कंप्लीटली फुलफिल हुई होगी और सभी बच्चों के एग्जाम्स, आपके किसी के हाफ ईयरलीज हुए हैं, किसी के अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, किसी के यूनिट टेस्ट चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आता जाता रहता है। और ये लेक्चर्स ना सिर्फ अभी आपकी मदद करेंगे बल्कि आगे भी। अब कल को फिर से तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, फिर तुम्हारा मन करेगा कि अरे यार, पूरा इतना बड़ा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से अच्छा है कि 3 घंटे में एक क्विक वन शॉट देख लें और पूरा का पूरा ऐसा मस्त रिवीजन हो जाए, मक्खन की तरह सारे टॉपिक्स दिमाग में वापस से घूम जाए। तो अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही है, आप इन सभी लेक्चर्स को आराम से देखो। चाहो तो 2x मोड में देखो, यानी 3 घंटे के लेक्चर को भी तुम चाहो तो 1.5 घंटे में निपटा सकते हो, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने वाले हो और उससे पहले भी बढ़िया यूट्यूब पे ये लेक्चर लगाओ, तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड आई गारंटी कि भाई, अगर तुम एग्जाम से पहले भी 2x मोड पर भी अगर इन लेक्चर्स को व्यू करोगे, मतलब एंट्रेंस करने जा रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने जा रहे हो, और अगर इन चैप्टर्स का 2x मोड में भी अगर रिवीजन करके जाओगे, सो आई गारंटी आपके क्वेश्चंस बेटा जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इन वन शॉट से बाहर होगा। सो यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो। और मुझे पता है कि यहाँ बैठे सारे के सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और मेहनत से ही, लगन से ही आगे बढ़ना जानते हैं और बढ़ रहे हैं। तो बस इसी गुड स्पिरिट को बना के रखना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? क्योंकि हमेशा याद रखना, मेहनत वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है उसको उसका नतीजा, फल भले ही थोड़ा देर से मिले पर मिलता जरूर है। राइट? तो अपने फल का इंतजार करो, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। निराशा से कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। निराशा की जगह बस मेहनत करते रहो, लगन दिखाते रहो और बस आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो चलो भाई, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि बहुत 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 सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक से पॉइंट्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम बेटा इस चैप्टर में अच्छे से बखूबी कवर करेंगे। तो चलो भाई, देरी किस बात की है, बिना किसी डीले के, बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हम अपने आज के सफर को। तो भाई, सबसे पहले आता है चैप्टर की शुरुआत करनी है, यानी कि इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन तो हमेशा हम चैप्टर के नाम से ही निकालेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? बायोडाइवर्सिटी और उसकी सुरक्षा, यानी कि एंड इट्स कंजर्वेशन। अब किसकी सुरक्षा करनी है मैम? बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो कोई नया शब्द नहीं है, सबको अंग्रेजी इतनी तो आती है कि इस शब्द को तोड़ के इस शब्द का मतलब समझा जा सकता है। राइट?
तो बेटा बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। और डाइवर्स का बेटा मतलब होता है अलग अलग रूप, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी अगर इन ऑल हमें डेफिनेशन देनी हो तो इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अराउंड अस। अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे बेटा हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, जो कि एक जो कि काम से बेटा सोशो बायोलॉजिस्ट थे, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? different types of species found on earth. The term बायोडाइवर्सिटी दिया था भाई साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, जो कि कौन है? जो कि बेटा एक सोशो बायोलॉजिस्ट है, राइट। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो हमें पता चल गया बायोडाइवर्सिटी क्या है, पर नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास है जीन डाइवर्सिटी। उससे थोड़े ऊपर से लेवल पे बात करें तो है अपने पास स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल की अगर हम बात करें तो अपने पास है बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट विच इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही प्रजाति के अंदर विद इन द सेम स्पीशीज अगर हम देखें अलग अलग वेराइटीज होती हैं। जैसे आम, सबको आम का फल बड़ा पसंद होगा, कोई दशहरी पसंद करता है, कोई चौसा पसंद करता है, कोई लंगड़ा पसंद करता है, तो कोई तोतापरी पसंद करता है तो सारे आम, पर ये आम की अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग वेराइटीज हैं, राइट। सारे के सारे साइंटिफिकली तो मैंजीफेरा इंडिका है, पर उनकी वेराइटीज अलग अलग है। कोई टेस्ट में खट्टा है, कोई ज्यादा मीठा है, कोई चौड़ा है, कोई ज्यादा पीला है, कोई कम पीला, यानी कि कुछ कुछ क्वालिटीज के फर्क की वजह से अलग अलग वेराइटीज बन गई विद इन द सेम स्पीशीज। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हर वेराइटी में पर्टिकुलर जीन के डिफरेंट अलीलिक अरेंजमेंट है, राइट। जैसे हम सारे के सारे होमोसेपियंस है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, यानी है तो हम सारे के सारे होमोसेपियंस, पर हम होमोसेपियंस में कितनी सारी वेराइटीज है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास पर्टिकुलर जीन का क्या अलीलिक अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के आपको इंसान देखने को मिलते हैं, अलग अलग शक्लों वाले इंसान देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि विद इन द सेम स्पीशीज ड्यू टू डिफरेंट allelic अरेंजमेंट ऑफ अ जीन, जो हमें स्पीशीज के अंदर अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं, राइट। तो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जीन लेवल, दैट इज ड्यू टू डिफरेंट allelic अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने हिमालय पे जाएंगे तो हिमालय पे एक पौधा मिलता है जिसे हम कहते हैं बेटा राउवोल्फिया वोमिटोरिया, राइट। अब ये जो है इसका क्या काम है? इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मिलता है, एक मेडिसिनल केमिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं रेसरपाइन, राइट। अब कोई ऐसा राउवोल्फिया है जो हाई पोटेंसी का रेसरपाइन दे रहा है, कोई ऐसा वोमिटोरिया है राउवोल्फिया जो कम क्वालिटी का, कम पोटेंसी का रेसरपाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी वेराइटी ऑफ राउवोल्फिया आप हिमालय से ला रहे हो, उसके हिसाब पे ही निर्भर करेगा कि कैसा आपको वो पर्टिकुलर केमिकल मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें बेटा तो हमारे खुद के देश में, भारत में ही चावल की तकरीबन 50,000 वेराइटियां हैं, आम की तकरीबन 1000 वेराइटियां हैं। तो आम तो एक ही प्रजाति है पर उसकी 1000 वेराइटियां हैं, डिपेंडिंग अपॉन द allelic अरेंजमेंट ऑफ अ जीन। सो दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं और हम सेकंड बात करते हैं बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो बहुत आसान है, अलग अलग प्रजातियां,
जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, हम सब क्या है, अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जितनी प्रजातियां हैं मिला के बनाती हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा हैं कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहने के काबिल हैं। जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, आपका क्या कह सकते हैं, योर एलिगेटर हो गया, आपका टोड हो गया, फ्रॉग हो गया, ऑल दीज आर एम्फीबियंस जो कि बहुत ईजिली लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम नॉर्थ से चलेंगे तो ऊपर हिमालय है, नीचे आओगे तो एस्टुरीज है, डेजर्ट है, डेल्टा है, और अलग अलग प्रकार की हमारे पास इकोलॉजी है। कहीं जंगल है, कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो अगर अपने भारत को हम देखेंगे तो आप देखोगे कि हमारा भारत इकोलॉजी यानी नेचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। कहीं आपको बहुत कड़कती धूप भी दिखाई देगी, तो कहीं आपको झमझमाते हुए बादल भी दिखाई देंगे। कहीं अगर आपको पहाड़ दिखाई देंगे तो कहीं आपको बिल्कुल प्लेन लैंड कोस्टल एरिया दिखाई देगा। कहीं अगर आप एकदम घने घने जंगल देख रहे हो तो कहीं आपको बंजर जमीन भी देखने को मिलेगी। तो भारत वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकल डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। पर वहीं अगर हम नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि यूरोप में पाई जाती हैं, वहां देखोगे तो वो बस उनमें कोई भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, वो लीस्ट इकोलॉजिकल डाइवर्स देश होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शुरू से लेके आखिरी तक, अगर आप नॉर्वे है, फिनलैंड है, अगर आप इनको स्टडी करोगे, इनकी टोपोग्राफी को बेटा स्टडी करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह से बर्फ दिखाई देगी, राइट? तो वहां पर इकोलॉजी कम है, डाइवर्सिटी कम है। पर अगर हम भारत जैसे जैसे देश को देखेंगे तो आप नॉर्थ कश्मीर से शुरू करो, कन्याकुमारी तक आओगे, आपको दुनिया भर की चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं बंजर जमीन है, कहीं लहराते हुए कहते हैं ना जंगल है, तो कहीं अगर आपके बारिश हो रही है तो कहीं बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पहाड़ है तो कहीं जमीन है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इंडिया, your own country is one of the diverse, one of the maximum diverse country of the world, right? चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि कितनी, हमारा जो मेन चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल दिमाग में आता है ना कि मैम कितनी टोटल स्पीशीज हैं? कोई तो एक नंबर दोगी, आपने बोल दिया एम्फीबियंस में ये है वो है, अरे मैम कितने एम्फीबियंस हैं? आपने बोल दिया इतने पेड़ पौधे, अरे कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी वैरायटियां हैं, कितने स्पीशीज हैं? तो जैसे अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट भाई लोग हैं, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, अनेक प्रकार के साइंटिस्ट हैं जो भी इस काम के पीछे लगे हुए हैं टू कैलकुलेट द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। तो एक महान व्यक्ति निकल के आया बाय द नेम रॉबर्ट मे। उनके अगर हम डेटा की माने सो अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज आर रिकॉर्डेड सो फार। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी पहले हम अर्थ पे बात करेंगे, फिर हम अपने देश भारत की भी बात करेंगे। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी एस्टिमेट की है रॉबर्ट मे ने, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। रॉबर्ट मे का लेटेस्ट डेटा है। अगर हम थोड़ा पुराना डेटा चले, आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम IUCN की 2004 की रिपोर्ट माने तो तकरीबन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज थी। पर अब रॉबर्ट मे ने डेटा को बेटा क्या कर दिया है, थोड़ा सा बेटर बना दिया है, थोड़ा सा एडवांस बना दिया है, और स्पीशीज खोज ली है, एंड नाउ द वैल्यू हैज शिफ्टेड फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन टू 7 मिलियन। अब क्या इतनी ही है? सवाल आता है कि बस हो गया काम खत्म, फुल स्टॉप लगा दे? क्या सच में अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन स्पीशीज है? तो जवाब है नहीं, ये तो टोटल का सिर्फ 22% ही हिस्सा है। अभी भी ऑलमोस्ट 78% स्पीशीज हिडन है, अनडिस्कवर्ड है। यानी अगर हम रॉबर्ट मे की माने और 7 मिलियन का डेटा कंसिडर करें तो इसका मतलब है रॉबर्ट मे ने टोटल वेराइटीज,
टोटल स्पीशीज का सिर्फ और सिर्फ 22% हिस्सा ही पढ़ा है। 75 से 73% हिस्सा अभी उनसे भी अनटच्ड रहा है। स्टिल इट इज अनडिस्कवर्ड, यानी कि तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है। बन जाओ टेक्सोनॉमिस्ट, खोजो नई नई प्रजातियां और डेटा को अपडेट करो। राइट, ओके। अब हम इन 7 मिलियन स्पीशीज को बेटा कैसे बाइफरकेट करते हैं? तो अपने पास, आपको पता है, आप जूलॉजी के भी स्टूडेंट हो, आपको पता है अपने पास 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में फिर से 2, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। प्लांट किंगडम को हटा के फिर एल्गीज हैं, फंजाई है, वगैरह वगैरह मिला के अगर हम डेटा को, अगर हम एक पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। मैंने स्पेशली इनके स्क्रीनशॉट्स को रखा है ताकि आप यहाँ से भी समझ जाओ कि ये स्क्रीनशॉट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए भी आगे कितने इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो याद रखना बेटा, टोटल स्पीशीज जितनी भी अर्थ पे हैं, मान लो अगर 10 होती तो 10 में से कहते हैं 7 तो जानवर हैं, 3 में प्लांट, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई सब आ जाते हैं। अब अगर हम माने जानवर में भी कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अहम है, तो वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनवर्टिब्रेट का चार्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हो 70% ऑफ द पाई चार्ट इज ऑक्यूपाइड बाई इंसेक्ट्स। रिमेनिंग 30% में आपके बाकी इनवर्टिब्रेट्स जैसे मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप्स आता है। आगे वर्टिब्रेट में मैक्सिमम 50% मछलियां हैं क्योंकि पानी है, और बाकी में हमारे सारे के सारे प्रेजेंट हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम प्लांट किंगडम में चलते हैं, प्लांट किंगडम में हमने यहाँ पर फंजाई को भी इंक्लूड कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितना डाइवर्स है फंजाई और एंजियोस्पर्म्स, ऑलमोस्ट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। उसके अलावा थोड़े थोड़े आपको मॉसेस, फर्न्स, एल्गीज और लाइकन्स भी देखने को मिलेंगे। करेक्ट। आई होप ये तीनों पाई चार्ट सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। आपको लगता होगा मैम इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस बेटा आपको ये पाई चार्ट देंगे, आपसे सारा लेबल्ड होगा, पूछेगा ए बताओ क्या है, सी बताओ क्या है, तो तुमको ये पाई चार्ट याद होना चाहिए। डायरेक्टली इनसे ABCD लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। राइट। अब ये तो बेटा हमने वर्ल्ड लेवल का थोड़ा सा डेटा देखा, अब हम इंडिया लेवल के डेटा पे भी बात करेंगे। ओके, तो आपने अर्थ में क्या देखा कि अप्रोक्सीमेटली वी हैव 7 मिलियन, देखो IUCN का डेटा था जो कि तकरीबन 1.6 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज बताता था। आगे चल के इस डेटा को अपडेट किया रॉबर्ट मे ने और एस्टिमेट लगा दिया 7 मिलियन का। अब इस डेटा को अगर हम भारत पे अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि भारत जो है वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री है, मैंने आपको शुरू में ही बोला। लैंड एरिया की अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत देश पूरे वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, पर अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो पूरे भारत में वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में 8.1% डाइवर्सिटी आती है। यानी एरिया अगर 2% है तो डाइवर्सिटी उससे 4 गुनी ज्यादा 8% है। तो यानी कि इंडिया thus becomes one of the major mega diverse country of the world। अगर बेटा हम रॉबर्ट मे का डेटा अप्लाई करें तो इंडिया में तकरीबन 45,000 पेड़ पौधे हैं और उनसे जस्ट दुगने 90,000 जानवर हैं। ये तो डिस्कवर्ड है, पर अगर अभी अनडिस्कवर्ड की बात करें तो तकरीबन 1 लाख प्लांट की ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी खोज नहीं हुई है, और उनसे ठीक दुगनी 3 लाख ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं जिनकी भी अभी खोज नहीं हुई है। और ये हमने रॉबर्ट मे के 22% वाले डेटा के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट की है। करेक्ट, यस और नो? तो आपको आई होप ये वाली मेरी बात बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। तो ये तो हमारा हो गया रफ एस्टिमेट
कि कितनी स्पीशीज वर्ल्ड में है और इंडिया में है। कहीं ना कहीं ये सारा का सारा बेटा रफ डेटा है, पर फिर भी नियर टू अप्रोक्सीमेट है, नियर टू करेक्ट डेटा है। चलो, ये तो आपने डेटा देख लिया, पर अब मन में सवाल आता होगा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आखिर ये प्रजातियां डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं। अब यही अगर बेटा हम पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चे बात करते हैं, तो भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाइवर्सिटी का, वो सबसे पहले सबसे बड़े फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज लैटिट्यूड। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूड, बिल्कुल सीधा हिसाब है, लेसर द लैटिट्यूड मोर द डाइवर्सिटी, यानी दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो लैटिट्यूड और डाइवर्सिटी में कैसा रिश्ता है, कैसी रिश्तेदारी है, रिवर्स, यानी ये एक दूसरे की सास बहू है, यानी सास बोलेगी दिन तो बहू बोलेगी रात, बहू बोलेगी दिन तो सास बोलेगी रात, इनवर्स, उल्टे चलते हैं। यानी कि लैटिट्यूड ज्यादा रखोगे तो डाइवर्सिटी घटेगी। भाई देखो कैसे, क्यों? तो इसके लिए आओ हम अर्थ और सन की पोजीशन पे जरा बेटा चर्चा करते हैं। तो मान लो ये मेरा सन है, राइट, एंड दिस इज माय अर्थ। अब सन की अर्थ पे जहां पर डायरेक्ट सन रेज फॉल करती हैं, यानी कि ये रीजन जो कहलाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर जैसे ही हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से टूवर्ड्स पोल यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं, तो वर्टिकल जो सनरेज हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, टेढ़ी, यानी कि स्लैंटिंग होने लग जाती हैं। स्लैंटिंग सन रेज का बेटा मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट उन एरिया में कम पड़ेगी, कम होगी, कम धूप, कम बारिश, ज्यादा प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में। ये सारी की सारी कंडीशंस डाइवर्सिटी की ग्रोथ को बेटा फेवर नहीं करते, बल्कि ये डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं घटाते हैं, इंपैक्ट करते हैं, राइट। तो जितना हायर लैटिट्यूड होगा सन की रेज उतनी ही कम आएंगी, धूप की इंटेंसिटी उतनी ही कम होंगी, बारिशें नहीं होंगी, बल्कि वहां पर हमेशा बर्फ ढकी आपको मिलेगी। तो डाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो इस रिश्ते को, सास बहू के रिश्ते को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो होता क्या है, बड़ा सिंपल सा बेटा मामला है, हायर द लैटिट्यूड, जितना हायर लैटिट्यूड होगा सन की जो किरणें हैं वो उतनी ही घटती चली जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा और हमेशा ज्यादा तरफ बर्फ ही मिलेगी, बारिशें नहीं बल्कि बर्फ मिलेगी, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन यानी कि बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस भी घटेगी। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है, आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं और सेकंड पैरामीटर को स्टडी करते हैं। तो ये वाला जो पैरामीटर है मेरे बेटे, ये समझाया था साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, विच इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। तो ये किसने समझाया था? ये बताया था भाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जो कि काम कर रहे थे कि भाई एरिया कवर्ड का स्पीशीज रिचनेस से क्या लेना देना है। तो इन्होंने बड़ा ही सिंपल सी बात पाई, ये तुम भी बहुत क्लियरली समझ सकते हो, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, कि जैसे जैसे तुम एरिया एक्सप्लोर्ड बेटा बढ़ाते जाओगे, चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू स्पीशीज भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्योंकि जब एक लार्ज एरिया कवर हो जाता है, जब ऑलमोस्ट सारी की सारी डाइवर्सिटी कवर हो जाती है, और फिर भी अगर तुम अपने स्टडी का एरिया बढ़ाते जाओगे तो वही स्पीशीज बार बार रिपीट होगी। इन शॉर्ट आपको फिर नई प्रजातियां देखने को नहीं मिलेंगी, वही वाली बार बार
रिपीट होती रहेंगी। करेक्ट। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हमें क्या बताते थे? इन्होंने हमें सिंपल सा बेटा एक छोटा सा ग्राफ एक्सप्लेन किया। इन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया? एक छोटा सा प्यारा सा नुन्ना मुन्ना सा ग्राफ एक्सप्लेन किया। और वो ग्राफ क्या कहता था कि भाई स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। यानी जितना तुम एरिया कवर्ड बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज्यादा तुमको स्पीशीज भी, डाइवर्सिटी भी मिलती रहेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो रिचनेस बढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इस ग्राफ की कंटिन्यूटी तुमको नहीं दिखानी है, बस तुम इतना ही ग्राफ दिखाओगे तुम्हारे लिए बहुत है। पर याद रखना अप टू अ लिमिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। और इसके लिए इन्होंने एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन दी थी, अगर उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे देन इट बिकम्स s इज इक्वल टू सी ए की पावर z। और अब बस इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हम log के फॉर्म में लिखते हैं तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a हो जाएगा, विच इज y इज इक्वल टू c प्लस mx। तो जो s है यानी स्पीशीज रिचनेस है वो y एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है, जो हमारा एरिया एक्सप्लोर्ड है वो हम x एक्सिस पे करेंगे, जो z है विच इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, z क्या है बेटा यहां पर? z इज रिग्रेशन, याद रख लेना, स्लोप ऑफ द लाइन है ये, इसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और जो c है बेटा वो y इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब है जो हमारा ग्राफ है वो सेंटर यानी 0 0 से नहीं जाएगा, आपको एक y इंटरसेप्ट रखना पड़ेगा, है ना, जो कि किसके बराबर है? C के बराबर है। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो आपने कुछ ऐसा सा ही ग्राफ बेटा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी स्टडी किया था, फॉर कौन सा? एरिथमेटिक ग्रोथ स्केल के लिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आई होप सभी को ये दोनों पैटर्न बायोडाइवर्सिटी के बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि हम अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रिचनेस बढ़ेगी, अगर लैटिट्यूड बढ़ाएंगे तो रिचनेस घटेगी। तो एक जगह सास बहू है, एक जगह माँ बेटी है ना? बताओ कितने लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि पहला वाला जो हमारा रिलेशनशिप है वो सास बहू का है, और जो दूसरा वाला पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी है वो माँ बेटी का है। क्योंकि जो बेटी कहेगी वो ही माँ कहेगी, जो माँ कहेगी वही बेटी कहेगी। सो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। अगर तुमने यहाँ तक लेक्चर सुना है और अगर तुम्हें ये बात बिल्कुल दिल पे छुई है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मैडम ये तो आपने हमारे घर घर की कहानी बता दी भाई, ये तो बिल्कुल सच्चाई है ना? और इसी बात पे आई होप तुमको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि हमने इसको बड़ी ही प्यार तरीके से समझा है। हमने ऐसे चुहलबाजी रिश्तों से समझा है कि जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। अरे भूलोगे कैसे भाई, ये घर घर की कहानी है, हर घर में यही तो चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट? ओके, वेरी गुड। ये हो गया बेटा हमारा पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैम क्यों आप हमें डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हो, क्या लेना देना है हमें कि पृथ्वी पे 7 मिलियन प्रजातियां हैं कि कितनी हैं, 1000 पौधे हैं, 10 लाख, क्या करना तुम्हें? अरे तुम्हें नहीं करना तो फिर किसे करना? तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो हेडिंग डालो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे अहम इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी। आप इकोसिस्टम का एक हिस्सा हो। इकोसिस्टम समझते हो? पेड़ पौधे, नदी, तालाब, टेम्परेचर, लाइट, वाटर एक्सेट्रा, ये और आप प्रजातियां मिलके एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाते हैं।
बेटा इस इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन से बचने के लिए डाइवर्सिटी की रिचनेस बहुत जरूरी है। तो अगर तुमसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछता है कि क्या है इंपॉर्टेंस डाइवर्सिटी की, तो तुम एक लाइन में बोलोगे, मोर द डाइवर्सिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। चलो इस बात को भी जरा हम अपने पुराने एग्जाम्पल यानी कि घर घर की कहानी से ही समझते हैं। दो परिवार है मेरे पास, एक स्मॉल फैमिली है, एक लार्ज फैमिली है। स्मॉल फैमिली में एक ही कमाने वाला मेंबर है, वो है पापा। और लार्ज फैमिली में दादाजी भी अभी वर्किंग है, ताया जी भी हैं, पापा भी हैं और चाचू भी हैं। यानी कि लार्ज फैमिली में 4 अर्निंग मेंबर्स हैं, जबकि स्मॉल फैमिली में 1 अर्निंग मेंबर है। अब मान लो वो अर्निंग मेंबर स्मॉल फैमिली का बीमार पड़ जाता है, पापा किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो बताओ, अब दोनों फैमिलीज में ही, स्मॉल में भी लार्ज में भी, छोटे परिवार में भी पापा बीमार पड़ गए और लार्ज फैमिली में भी पापा बीमार पड़ गए, बताओ पापा के बीमार होने से यानी एक किसी बंदे के डैमेज होने से बताओ किस परिवार को ज्यादा असर पड़ेगा और क्यों? स्मॉल फैमिली को या लार्ज फैमिली को? डेफिनेट सी बात है, जो छोटा जो सूक्ष्म परिवार है, अगर उसमें एक ही कमाने वाला सदस्य था और अगर वही बीमार पड़ गया तो कल से अर्निंग्स आना बंद हो जाएंगी, पैसा आना नया बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जानते हो अगर पैसा नहीं तो बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। वहीं अगर हम लार्ज फैमिली को देखें, जहां पर 4 कमाने वाले प्राणी थे, एक बीमार हो गया पर 3 की तो घर में इनकम आती रहेगी, यानी डे टू डे जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो तो लार्ज फैमिली में अफेक्ट नहीं होंगे। यानी कि लार्ज फैमिली में जहां पर एक से अधिक कमाने वाले मेंबर थे, वहां पर स्टेबिलिटी पे खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, 2-4 रुपए कम आएंगे घर में क्योंकि पापा बीमार हो गए हैं, पर वो मैनेजेबल है, खास असर नहीं पड़ा, स्टेबल है अभी भी लार्ज फैमिली, एक अगर नहीं कमाएगा फिर भी। पर जो छोटा परिवार था, जहां पे डाइवर्सिटी कम थी, जहां पे सिर्फ एक ही कमाने वाला मेंबर था, उसी के बीमार होते ही सारा का सारा परिवार ठप पड़ जाएगा। हो सकता है बच्चों के स्कूल से नाम कट जाए, हो सकता है कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ जाए। यानी कि छोटे परिवार की स्टेबिलिटी एकदम से टूट गई, खत्म हो गई। तो यहां पर आपने देखा परिवार की स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करती थी? मोर द अर्निंग मेंबर, यानी जितने ज्यादा कमाने वाले लोग होंगे उतनी ही ज्यादा परिवार की स्टेबिलिटी होगी। इसी प्रकार से इकोसिस्टम को भी चलाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होगा। यानी कि जितनी ज्यादा प्रजातियां, जितने ज्यादा पेड़ पौधे, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ज्यादा भोजन बनेगा, बाकी सभी प्रजातियों को पेट भर के खाना मिलेगा, स्टेबिलिटी। फिर अब मान लो कोई बाहरी तत्व घुसने की कोशिश कर रहा है, इन शॉर्ट कहने का मतलब है कोई कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन आ रही है, सुनामी आना चाह रहा है, लैंडस्लाइड आनी चाह रही है, पर अगर डाइवर्सिटी मेंबर ज्यादा होंगे तो सारे रोक के रखेंगे, यानी कि इकोसिस्टम फिर से स्टेबल होगा। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की बेटा जो स्टेबिलिटी है वो डाइवर्सिटी के रिचनेस पे निर्भर करती है। कैसे? एज पहला पॉइंट, बच्चे मेरे जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, बायोमास का प्रोडक्शन यानी पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन उतना बनेगा और बाकी प्रजातियों का भी पेट भरा रहेगा, सबका पेट भरा रहेगा, हंसते खेलते रहेंगे, अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे। तो मोर द बायोमास प्रोडक्शन एंड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, हर साल ही बहुत सारा भोजन बनेगा, ऐसा नहीं कि इस साल ज्यादा कमाई हो गई तो अगले साल कम कमाई हुई, नहीं, ईयर टू ईयर वेरिएशन बायोमास प्रोडक्शन में कम देखने को मिलेगा, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है भाई, पहला। दूसरा, इसमें क्या बड़ा हमें पैरामीटर देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी का?
कैटास्ट्रोफिक यानी कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, जितने ज्यादा परिवार में सदस्य होंगे, कोई भी समस्या आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, यानी इकोसिस्टम विल बी रेजिस्टेंट टू कैटास्ट्रोफ्स। कैटास्ट्रोफ्स मतलब डिजास्टर, जैसे बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, सुनामी, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा। अब मान लो कोई मुसीबत आ गई, जैसे पापा बीमार पड़ गए, तो छोटा परिवार तो एकदम हिल गया, पर बड़े परिवार में मुसीबत आई, पापा बीमार पड़ गए, लेकिन 3 और अर्निंग मेंबर थे, उन्होंने फटाफट से मुसीबत को ढक लिया, यानी कि मुसीबत का ज्यादा पता चलने ही नहीं दिया। एक चाचा पापा की बीमारी में लग गए, 2 लोग कमाने में लग गए, फटाफट कब पापा ठीक हो गए पता ही नहीं चला। यानी कि अगर कोई मुसीबत एक तो आने नहीं देंगे, और आ जाएगी तो उसे फटाफट से ओवरकम कर लेंगे, यानी कि रेजिलियंस भी ज्यादा होगी। हाई रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस यानी ओवरकम। अगर कोई मुसीबत आ गई, अगर मान लो कि एक तो कैटास्ट्रोफ आने ही नहीं देंगे, पर अगर आ गया इकोसिस्टम में, तो अगर स्टेबल, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन को फटाफट से हम ओवरकम करके फिर से चीजों को नॉर्मलाइज कर देंगे। ओवरकम द कैटास्ट्रोफ। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं, और बहुत बड़े रीजंस हैं, जो कि हमें बताता है, समझाता है कि 100% भाई देखो, डाइवर्सिटी तो ज्यादा होनी ही चाहिए। जितने ज्यादा स्पीशीज होंगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, आपका हमारा इकोसिस्टम उतना ही रहने लायक बनेगा। करेक्ट। अब इस बात को सपोर्ट किया था, हमारे पास इस बात को सपोर्ट करने के लिए 2 साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट हैं। सबसे पहले इस बात को सपोर्ट किया था बेटा डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट बेटा क्या कहता है, तो डेविड टिलमैन भाई साहब ने 2 आउटडोर प्लॉट्स लिए। आउटडोर मतलब समझते हो ना, आउटडोर प्लॉट है ना, तो इन्होंने 2 प्लॉट्स लिए। मान लो एक प्लॉट एक्स हो गया, एक प्लॉट वाई हो गया। तो इन्होंने एक प्लॉट में, यानी मान लो एक्स प्लॉट पे इन्होंने बेटा हाई डाइवर्सिटी रखी, यानी खूब सारी स्पीशीज रिचनेस थी, खूब सारी प्रजातियां, पेड़ पौधे, बहुत कुछ लगा था पहले प्लॉट में, हाई डाइवर्सिटी। वहीं अगर हम दूसरा प्लॉट देखेंगे तो डाइवर्सिटी यहां पे पुअर थी। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई जिस प्लॉट में डाइवर्सिटी ज्यादा थी, वो वाला इकोसिस्टम, वो वाला प्लॉट ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो कम देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट बायोमास का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा था। एंड डेफिनेट सी बात है, कोई भी समस्या इस प्लॉट में आने को राजी नहीं थी। और वहीं अगर हम वाई में देखें, जहां डाइवर्सिटी कम है, लो डाइवर्सिटी यानी कम पेड़ पौधे, कम फोटोसिंथेसिस, कम भोजन बनेगा। कम भोजन बनेगा तो चांसेस है कि भाई अगले साल, अब पहले से ही इतने कम पौधे हैं, अब इतने कम पौधे हैं, कम भोजन बना, तो इस प्लॉट में ज्यादा जानवर तो रह नहीं पाएंगे। यानी अगले साल अगर आज 100 ग्राम खाना बना, तो अगले साल 50 ही रह सकता है। तो ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन में भी कमी देखने को, मतलब ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं मिला। तो इनको क्या हुआ भाई, तो डेविड टिलमैन के इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, वही वाला हमारा प्लॉट स्टेबल होगा, और जहां पर पुअर डाइवर्सिटी होगी 110% बेटा, वहां पर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम भी कम होगा। डेविड टिलमैन के अलावा एक और बंदा आया जिसने बड़े ही अलग तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी को बेटा एक्सप्लेन किया। वो थे पॉल एहरलिख। इन्होंने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
अब देखो इनका ये कॉन्सेप्ट कैसे अलग है। इन्होंने भाई हमारे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया। ये हमने बनाया है एरोप्लेन, है ना, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन के विंग्स हैं, और एरोप्लेन के अंदर ये लगी हैं चेयरें, जहां पर आप और मैं बैठ के उड़ के एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे। चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल मैम चलेंगे। ठीक है भाई, ये पायलट बैठा हुआ है मजे से और ये प्लेन को उड़ा रहा है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो एरोप्लेन है ये एक इकोसिस्टम के जैसा है। अरे भाई कैसे भाई, एरोप्लेन को हमने इकोसिस्टम से कैसे कंपेयर किया? रिवेट्स का बेटा मतलब होता है नट, नट बोल्ट को खोलना। रिवेट पॉपर, यानी नट्स बोल्ट को पॉपर मतलब खोल के निकाल लेना, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चेयरें लगी हैं, ये एरोप्लेन में अगर चेयरें फिट हैं तो किसी ना किसी नट बोल्ट की मदद से फिट है। ऐसे तो है नहीं कि बस रख दी हैं कि तुम बैठे और हिलती डुलती रही प्लेन के हिलने से, नहीं। तो हर चेयर पे कुछ ना कुछ नट्स लगे हुए होंगे, रिवेट्स जिन्हें हम कहते हैं लगे हुए होंगे। वैसे ही विंग्स को अटैच करने के लिए भी मेन एरोप्लेन से रिवेट्स लगे हुए होंगे, राइट। अब इन्होंने ये जो विंग्स के रिवेट है इनको कंपेयर किया इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज से, जिसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। ये वो स्पीशीज, वो प्रजाति होती है जो कि इकोसिस्टम को चलाने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, जिम्मेदारी निभाती है। और ये जो अंदर छोटे मोटे रिवेट्स लगे हैं इनको कंपेयर किया इकोसिस्टम की बाकी नॉर्मल स्पीशीज से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ स्पीशीज तो स्पीशीज है, कुछ ना कुछ तो बायोमास प्रोडक्शन में, स्टेबिलिटी में फर्क डाल ही रही होंगी। तो पॉल एहरलिख का कहना था कि अगर मुझे एक एरोप्लेन के फंक्शन को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देना है तो हमें रिवेट्स ऑफ विंग को निकाल दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस विंग्स को, एरोप्लेन के पंखों को, विंग्स को अगर बेटा मैं इनके नट्स को खोल दूं, पॉपर कर दूं, तो विंग्स गिर जाएंगे और विंग्स गिरते ही एरोप्लेन ठप पड़ जाएगा, ये नहीं उड़ेगा। यानी कि विंग्स पे लगे नट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोप्लेन के फंक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं पॉल एहरलिख कहते थे कि अगर मैं एरोप्लेन के अंदर सीट पे लगे एक दो रिवेट को निकाल दूं तो सीट तो डैमेज हो जाएगी, पर ओवरऑल अभी एरोप्लेन की फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, अभी भी प्लेन जैसे उड़ रहा था उड़ेगा ही। यानी ये नॉर्मल स्पीशीज हैं जिनके हटाने पे, एक दो स्पीशीज के हटाने पे इकोसिस्टम पे डायरेक्ट असर नहीं हो रहा। तो यहां पर इन्होंने, पॉल एहरलिख ने बड़ी सिंपल सी बात क्या कही कि हमारा जो एरोप्लेन है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द इकोसिस्टम, राइट। अब अगर तुम्हें इकोसिस्टम को सीधा हिला देना है, बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक देना है कि नहीं तुम्हें हम काम करने नहीं देंगे, तो तुम क्या करो, उसकी कीस्टोन स्पीशीज को काट के फेंक दो। यानी कि विंग्स, जो रिवेट ऑफ विंग्स हैं, इनको तुम निकाल दोगे तो इकोसिस्टम एकदम से ठप पड़ जाएगा, यानी एरोप्लेन एकदम से काम करना बंद कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर विंग्स ही गिर जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रह गया एरोप्लेन के उड़ने का। और बाकी है नॉर्मल रिवेट्स, रिवेट्स ऑफ एरोप्लेन जो कि अंदर लगे हुए हैं। ये नॉर्मल छोटी मोटी प्रजातियां हैं जिनके हटने से इकोसिस्टम पे डायरेक्ट उतना असर नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ा बहुत तो असर होगा ही होगा। अब इस चेयर पे, इस चेयर के अगर मैंने नट्स हटा दिए, रिवेट्स हटा दिए, पॉपर कर दिए, तो अब एरोप्लेन को दिक्कत नहीं आएगी, पर इस चेयर पे जो पैसेंजर बैठेगा उसको तो दिक्कत आएगी ना। वो तो उतर के कंप्लेन करेगा। मान लो विस्तारा की फ्लाइट है तो विस्तारा वालों को बोलेगा ना कि अरे भाई तुम्हारे प्लेन में बैठे, तुम्हारी चेयर में तो नट ही नहीं लगे थे, मैं तो पूरे टाइम डांस ही करता रहा। तो छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी पर बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ लॉन्ग रन में दिक्कत आ सकती है कि भाई अगर हर एक पैसेंजर कहे कि भाई विस्तारा की तो क्वालिटी खराब है, तो धीरे धीरे उस चीज को फर्क पड़ने लग सकता है, पर इनिशियल लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज हाउ पॉल एहरलिख गेव द सिंपल कॉन्सेप्ट वेयर ही कंपेयर्ड
एरोप्लेन टू एन इकोसिस्टम। और उन्होंने बताया कि हर इकोसिस्टम में दो प्रकार की बेटा प्रजातियां होती हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके हटते ही इकोसिस्टम काम नहीं करता, उन्हें हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। और वहीं दूसरी होती है नॉर्मल स्पीशीज। आई होप सभी बच्चों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पॉल एहरलिख का वो क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भाई जब इतनी डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेट सी बात है हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, हमें इसे बचाना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम इंसानों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से हमारी डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना। आज के ज़माने में आप देखोगे हर न्यूज़ चैनल में हर एक देश के बड़े बड़े जो नेताएं हैं, नेता लोग होते हैं, ये सारे साथ मिल के आते हैं और कसम खाते हैं कि हम अपनी डाइवर्सिटी को बचाएंगे, हम जंगल में जंगली जानवर को मरने नहीं देंगे, डिफॉरेस्टेशन होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और लोग डाइवर्सिटी यानी नेचर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि नेचर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा इकोसिस्टम ही हेल्दी नहीं होगा तो नो मैटर हाउ रिच यू आर, नो मैटर आपके बैंक बैलेंस कितना भी जीरोस वाला हो, पर फायदा क्या है? सोचो, पीने का पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही, धूप ही धूप है, क्या करोगे फिर ऐसे पैसे का जब इकोसिस्टम ही आपका हेल्दी नहीं है, जब इकोसिस्टम ही आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता। रोज बाढ़ें आ रही हैं, आजकल क्या होता है, आजकल यही तो होता है। अभी देखो पूरा पंजाब बेचारा डूबा पड़ा था, देयर वाज सच अ बिग मैसिव फ्लड इन दैट स्टेट। यस और नो, कितने लोगों का घर बेघर हो गया, सरकार को आगे आना पड़ा, हेल्प करनी पड़ी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को आना पड़ा, मिटिगेट करना पड़ा सिचुएशन को। अब हर साल हर 6 महीने में हम ऐसी दिक्कतें सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम फिलहाल हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक्सेसिव लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से इकोसिस्टम में स्पीशीज रिचनेस घटती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम लार्ज फैमिली से स्मॉल फैमिली की तरफ जा रहा है। और छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत जल्दी आती हैं और आने के बाद उनको ओवरकम करना उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। राइट, इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा अभी हमारे लिए एक अलार्मिंग कंडीशन है, जहां पर आप कह सकते हो कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमें एनी हाउ रोकना ही पड़ेगा, पर उससे पहले हमें उसके रूट कॉज पे जाना है कि बेसिकली व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच वी आर लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम यहां पर बेटा बात करेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बेसिकली 4 बहुत बड़े रीजन हैं जिन्हें हम मिला के बेटा कहते हैं ईवल क्वाड्रेट। क्या कहते हैं इन्हें हम मिला के? ईवल क्वाड्रेट कहते हैं। राइट, अब ईवल क्वाड्रेट में वो 4 ईवल कॉजेज में सबसे पहला है, बताने की भी जरूरत नहीं है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा कारण, अगर हम इकोसिस्टम को लार्ज फैमिली से स्मॉल फैमिली में बदल रहे हैं, अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो उसमें सबसे बेटा सबसे सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। लोग जंगलों को बेरहमी से काट रहे हैं। जंगल काटोगे तो उससे ना सिर्फ पेड़ पौधों का लॉस होएगा, बल्कि जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का भी लॉस होएगा। आप उनके घरों में घुस के
के उनके घरों को काट रहे हो, तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे? उनके लिए रहने की जगह नहीं होता, वो जंगल में ही खाते हैं और बाकी जानवरों पे फीड करते हैं, पेड़ पौधों पे फीड करते हैं। अब उनके लिए ना खाना बचा है, ना रहने का घर बचा है, ना पीने का पानी बचा है। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया, आपने डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से उन जंगली जानवरों से भी उनका सब कुछ छीन लिया, उनके रहने का घर, उनके खाने का, उनके पीने का सामान, सब कुछ आपने उनसे छीन लिया। तो अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो डाई, और धीरे धीरे डाइवर्सिटी इतनी घट जाएगी दैट योर इकोसिस्टम फ्रॉम लार्ज विल बिकम अ स्मॉल फैमिली। और जैसे ही ये छोटा परिवार बन जाएगा इकोसिस्टम, इस छोटे से इकोसिस्टम में जल्दी जल्दी कैटास्ट्रोफ्स, यानी कभी बादल फटेंगे, कभी लैंडस्लाइड आएगी, कभी अर्थक्वेक आएगा, ऐसे भतेरे साल दर साल सिचुएशंस अराइज होती रहेंगी और धीरे धीरे इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो एक्चुअली हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा, अगर हम रीजन जाने कि भाई क्यों इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर साल गर्मी का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है, सीधा कारण है हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, यानी कि पेड़ पौधे काट रहे हो, जंगली जानवर को मार रहे हो, अपनी डिजायर के लिए लोग महंगे महंगी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जानवरों की स्किन का, लेदर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? ऑल दिस इज लीडिंग टू डिजास्टर। हम धीरे धीरे, हम भले ही हम अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस बना लें, पर अल्टीमेटली हम धीरे धीरे अपने इकोसिस्टम को ही तबाह कर रहे हैं। एंड इकोसिस्टम से ही हमारी जिंदगी है, हम उसी की वजह से है। और अगर इकोसिस्टम नहीं होगा, ये अगर पेड़ पौधे, जंगली जानवर नहीं होंगे, तो आज नहीं तो कल होमो सेपियंस यानी इंसानियत की भी हार हो जाएगी। Right? Now, moving towards the second big cause for the biodiversity loss after habitat loss and fragmentation is ओवर एक्सप्लॉइटेशन। भाई साहब, इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग भतेरे अच्छी तरीके से जानते हो। जब नीड ग्रीड में बदल जाए, जब जरूरत लालच में बदल जाए, होता है ना, जरूरत एक गाड़ी की है पर लालच 4 गाड़ियों का है, पैसा भी है, पावर भी है। तो घर में जरूरत एक गाड़ी की थी, पर अब क्या किया, स्टेटस कैसे दिखाएं, 4 गाड़ी खरीद ली। अब वो 4 गाड़ी खरीदने से क्या हुआ, आपने रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। वही गाड़ी अगर किसी जरूरतमंद को मिलती तो डेफिनेट सी बात है बैलेंस हो जाता, नेचर बैलेंस हो जाती, सारी चीजें। पर नहीं, आपकी नीड ग्रीड में बदल गई, क्योंकि आपके पास पावर था, यू हैड दैट मनी टू बाय दोज एक्स्ट्रा कार्स, सो यू बॉट। अब खरीदने की बाद क्या होगा, आप उसको रखने के लिए आप लैंड भी अननेसेसरी ऑक्यूपाई करोगे। अब ऑलरेडी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पर मैंने अपने लिए एक बड़ा सा बंगला खड़ा कर रखा है, तो हमने क्या किया, हमने अननेसेसरी चीजों को अक्यूमुलेट किया। उसको अक्यूमुलेट करने के लिए हमने फिर अननेसेसरली लैंड को अक्वायर किया, लैंड पे प्रेशर डाला। गाड़ियों को चलाने के लिए अननेसेसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे पेट्रोल, डीजल पे हमने प्रेशर डाला। इन सब के रेट्स बढ़ते चले जाएंगे और जो बेचारे नॉट सो अमीर लोग हैं वो कभी भी उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल ऑलवेज बी लेफ्ट आउट वंस। तो दूसरा बड़ा जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, वो है खुद ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जब हम इंसानों की जरूरत लालच में बदल जाता है, जब जरूरत थोड़े की है और लालच हमें ज्यादा की तरफ खींचता है, तो इसकी वजह से इकोसिस्टम पे ही प्रेशर पड़ता है, इकोसिस्टम की बाकी प्रजातियों पे ही प्रेशर पड़ता है। अब एक ने लेदर बेल्ट खरीदी, अब दूसरे का भी मन हो गया मैं भी क्रोकोडाइल की लेदर की ही बेल्ट खरीदूंगा। तो पहले एक क्रोकोडाइल मरा था, अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई क्रोकोडाइल बेल्ट्स की, तो 100 क्रोकोडाइल मर गए। धीरे धीरे क्रोकोडाइल्स इकोसिस्टम से ही नष्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। राइट, सो इट इज ऑल अबाउट ओवर एक्सप्लॉइटेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड बिग कॉज फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तीसरा बड़ा कारण क्या है बेटा, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है? तो तीसरा बड़ा कारण होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन।
इसमें क्या है, इसमें हम बाहरी तत्वों को, एग्जॉटिक स्पीशीज को नेटिव एरिया में लाके छोड़ देते हैं। तो एग्जॉटिक स्पीशीज नेटिव स्पीशीज को ग्रो नहीं होने देती, उनके न्यूट्रिएंट्स को खुद पे कब्जा जमा लेती हैं, जिसकी वजह से बाहरी तत्वों के आने की वजह से नेटिव स्पीशीज धीरे धीरे एलिमिनेट होने लग जाती हैं, मरने लग जाती हैं। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल अपने ही देश में आपको देखने को मिलेगा, जलकुंभी के रूप में, यानी वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया के रूप में। हम भारतवासियों ने आइकॉर्निया को उसकी खूबसूरती की वजह से दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट किया और अपने देशों के तालाबों में उनको छोड़ दिया। दे बीइंग एग्जॉटिक स्पीशीज ट्रिमेंडसली उन्होंने ग्रो किया। ट्रिमेंडस ग्रो होने की वजह से धीरे धीरे जो उन तालाबों की नेटिव वेराइटीज थी वो न्यूट्रिएंट्स की उनको मिलना कम हो गया एंड धीरे धीरे दे ऑल स्टार्टेड डाइंग, राइट। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी कॉज की, विच इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है भाई तुम मरे तो हम मरे। दो प्यार करने वाले पंछी थे, एक पंछी को शिकारी ने उड़ा दिया तो दूसरा वाला गम में ही मर गया, यानी को एक्सटिंक्शन। एक दो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे पे बिल्कुल निर्भर है। अब इतने निर्भर है कि अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा अपनी लाइफ को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इसमें हम सभी एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि बेटा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना के ही रह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लाइकेंस। अब अगर मान लो लाइकेन एल्गी और फंजाई का कॉम्पोजिट यूनिट है, अब उस कॉम्पोजिट यूनिट में अगर मैं एल्गी को मार डालूं, सिर्फ और सिर्फ लाइकेन फंजाई को छोड़ दूं, तो फंजाई बिना एल्गी के कैसे सरवाइव करेगा, वो भी मर जाएगा। तो इट इज को एक्सटिंक्शन। एक गया तो एक के साथ दूसरा मुफ्त में चला गया। सो दिस इज ऑल्सो कॉजिंग एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये चार बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारी डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एक जमाने में कितना जंगल हुआ करता था। हमारे मुझे मतलब समटाइम्स व्हेन आई टॉक टू माय पेरेंट्स, तो मुझे मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि आज से 40 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ एक पंछी, एक परिंदा भी नहीं पर मारता था, सारा का सारा जंगल था, हम तो यहाँ रात में आने में डरते थे। और आज देखो इस जंगल में तो मंगल हो रखा है, यहाँ तो बिल्डिंगें बन गई हैं, जंगल तो खत्म हो गया पूरा। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल, गाड़ियां चल रही हैं, लोग रात भर मस्ती कर रहे हैं। तो वो देख के आपको खुशी तो मिलती होगी, पर सोचो आपने उस जंगल के जितने पेड़ पौधे थे, जितनी आपकी वहां पे जंगली जानवर थे, वो कहाँ गए। तो आपकी मौज मस्ती के लिए हमने उन सभी का गला घोट दिया। सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। याद रखो, डेवलपमेंट होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ। सही बात है, कुछ तो पेड़ पौधे कटेंगे, जगह बनेगी, तभी तो हम डेवलप कर पाएंगे, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी तो आएगी, बिल्कुल सही है, इवन आई सपोर्ट दैट। बट इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं करना चाहिए कि हम दूसरी डाइवर्सिटी को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं और उनको एक्सटिंक्शन के कगार पर लाकर खड़ा कर दें। सो ऑलवेज मेक श्योर डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी इन द राइट पाथ। हमेशा डेवलपमेंट एक सही रास्ते को चुन के ही होना चाहिए, और उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हो तो किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि तुम तो डेवलपमेंट के नाम पे बाकियों का स्वाहा करते हुए चलो, नहीं, दैट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। तो डेवलपमेंट करो, पेड़ पौधे काटो। पेड़ पौधे काटने का मतलब है भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं। ऑल दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एक्चुअली फॉर यू एंड मी ओनली। पर भाई इतना भी उनको अपने घर की खेती मत समझ लो कि उन बेचारों की जिंदगी से इतना खेल लो कि वो खत्म ही हो जाए। यूज देम बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इतना इस्तेमाल, इतना एक्सप्लॉइट मत करो कि वो बेचारे दम तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। पर इंसान इंसान है, हम हैं, वी आर द मोस्ट पावरफुल स्पीशीज ऑफ द अर्थ। कौन सुनता है? करो डिफॉरेस्टेशन, लगाओ भाई, चलाओ ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर। वही चल रहा है, धीरे धीरे डाइवर्सिटी एक्सट्रीमली लूज हो रही है अर्थ से, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कितने सारे कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस, ग्लोबल वार्मिंग और पता नहीं क्या क्या, पैंडेमिक, एपिडेमिक, आपको हर साल नए नए पैंडेमिक, एपिडेमिक झेलने को मिलते हैं। इनफैक्ट इसी बात पे मुझे एक बात याद आई। रिसेंटली अभी मैं केरला ट्रैवल कर रही थी, तो मेरा बहुत पहले से ही प्लान्ड था टू गो टू केरला। तब तक सब कुछ सही था, हमने टिकट्स बुक कर लिए,
एंड टिकट्स बुक करने के बाद जब हम बस 15 दिन रह गए थे और जब मैं लिटरली शॉपिंग कर रही थी कि चलो केरला में ये पहनेंगे वो करेंगे, एक न्यूज़ पॉपअप होती है। क्या न्यूज़? कि केरला इज नाउ सफरिंग, या फिर एक कि केरला जो है अब वहां पर एक नया वायरस आ गया है, एक नया कीड़ा आ गया है जो कि पानी में पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का ब्रेन ईटिंग अमीबा आ गया है। भाई 6 महीने से मैं प्लानिंग कर रही हूं, एंड नाउ व्हेन आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई, जब मैं ऑलमोस्ट केरला जाने की तैयारी कर चुकी हूं, तो मेरे को एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि भाई केरला टूरिज्म अभी मत करो, केरला मत विजिट करो। क्यों? क्योंकि वहां पर हाई चांसेस हैं कि वहां पे स्टैग्नेंट वाटर में, यानी तालाबों में और जो क्या कहते हैं ना कि पूल वूल वगैरह में जो ज्यादा साफ सुथरे नहीं होते, वहां पर एक ऐसा उन उन पानी में एक ऐसा अमीबा पाया जा रहा है जो सीधा जाके आपके ब्रेन में घुस जाता है और ब्रेन सेल्स को खाता है। उसे हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। चाहो तो गूगल भी करके देख लेना। और वो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वो छोटे से छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़ों को अफेक्ट कर रहा है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। तो अब तुम सोचो, जिसने सारी टिकट्स बुक कर ली हैं, जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, अब उसके आगे ये न्यूज़ फ्लैश होती है कि भाई केरला मत जाओ, डोंट गो टू दैट प्लेस, अदरवाइज यू मे सफर फ्रॉम सच डिजीज। मतलब एक प्रकार की एक वार्निंग, चेतावनी आपको मिल जाती है। और इतनी भयानक चेतावनी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। मतलब मैंने जैसे वो ब्रेन ईटिंग वर्ड पढ़ा, मेरा तो ब्रेन ही रॉट हो गया, मतलब मेरा दिमाग ही पूरा घूम गया कि भाई ये क्या है। एंड आई हैव अ वेरी स्मॉल सन, तो मैं तो एकदम वरिड हो गई कि भाई ये क्या मुसीबत है, ये कहाँ हम फंसने वाले हैं। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि कभी आज से 10 साल पहले हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच टर्म्स, ब्रेन ईटिंग अमीबा, कोविड? कभी भी आपने अपनी जिंदगी में, कभी भी आपने लॉकडाउन जैसी चीजें झेली थी? नहीं। तो अब क्यों? कभी भी मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने कभी भी ये कोविड, लॉकडाउन जैसी चीजों ने पता ही नहीं थी। इट वाज कंप्लीटली न्यू टू देम। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, वो ये वायरस, वो वायरस। अब लास्ट 10 ईयर से क्यों ये चीजें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है? उसका सीधा कारण है हम। उसकी सीधी जो अक्यूजिंग पॉइंटिंग फिंगर है वो हमारी तरफ है। कैसे? क्यों? क्योंकि हम अपने इकोसिस्टम को स्पॉइल कर रहे हैं। वो ब्रेन ईटिंग अमीबा का हो सकता है जो प्रेडेटर था, हमने उसको पहले ही नष्ट कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। अब वो ब्रेन ईटिंग अमीबा फ्लरिश कर रहा है तब सभी तालाबों में, नदियों में, स्विमिंग पूल में। और अब वो धीरे धीरे आपको आपकी आंखों से दिखेगा नहीं। आप पूल में डाइव करोगे, आप जैसे ही डाइव करोगे वो नाक के सहारे आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके क्या कहते हैं न्यूरो सिस्टम में घुस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और आप इतने बीमार पड़ जाओगे कि आप डेथ बेड पे आ जाओगे। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये अलग अलग प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये हम ही तो पैदा कर रहे हैं। हम ही तो अपने इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आपसे मेरी विनम्र विनती है कि इस चीज को रोको। आप ही भारत के, आप ही हमारे कल के फ्यूचर हो। So if you people will say no to tree cutting, if you people will say no wastage of water, definitely हमारा ecosystem बेटा सेव हो पाएगा। And please do save our earth। हर कोई यही प्रचार कर रहा है कि भाई जीवन तो इसी पृथ्वी पे जीना है, मार्स या प्लूटो पे जाके तो जी नहीं सकते। जब यही जीना है, यही घर है, तो घर को बचाओ, है ना। और यही आंदोलन स्टार्ट करो भाई कि सेव अर्थ, सेव योर ओन लाइफ। ओके, चलो भाई, अब इसी बात पे हम देखते हैं कि मैम आपने इतनी सारी बातें तो बोल दी, सेव सेव सेव, पर हम कैसे सेव करें? तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वही है, हाउ टू कंजर्व डाइवर्सिटी। कैसे हम अपनी डाइवर्सिटी की सुरक्षा करें? तो हमारे पास दो तरीके हैं। वन इज नोन एज इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, और दूसरे को बेटा हम कहते हैं एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इन सिटू का बेटा मतलब होता है लोकेशन, इन मतलब वही,
एक्स मतलब अवे, सिटू का मतलब लोकेशन। तो इन सिटू का बेटा कंजर्वेशन कहने का मतलब होता है कि आप पेड़ पौधों को, जानवरों को उन्हीं के नेचुरल होम में रख के प्रोटेक्ट करो। पर अब मान लो उनके नेचुरल होम जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जैसे मान लो जंगल में आग लग गई। अब जंगल आग की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, कई सारी प्रजातियों का लॉस भी हो गया है। पर अब जो बची हुई हैं, अगर हमने उनको सही समय रहते वहां से डिस्प्लेस करके एक नई हेल्दी लोकेशन पे नहीं रखा, तो वो सारे जो बचे हुए हैं वो भी भाई वहीं पे दम तोड़ के मर जाएंगे। सो व्हेन यू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स अवे फ्रॉम देयर नेचुरल होम, क्यों? क्योंकि नेचुरल होम अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नोन एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो अपने पास कितने मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन है? दो। इन सिटू मीन्स conservation in their own natural home, in their own natural homes, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेशनल पार्क्स बनाते हैं, ये सरकार कर सकती है, ये सरकारी लेवल पे काम है, नेशनल पार्क्स बनाना, नेशनल सेंचुरीज बनाना, राइट? बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना, सेक्रेड ग्रोव्स बनाना। तो ये कुछ मेथड्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन के। तो अभी मैं बात को कंटिन्यू करती हूँ। सो आई डिड विजिट केरला। तो भाई प्लानिंग हो चुकी थी, पूरा मूड बन चुका था, तो हमने कहा चलो यार होगा ब्रेन ईटिंग अमीबा, हम ध्यान रखेंगे, पानी में ज्यादा कूदा का देंगे नहीं। तो वी वेंट टू केरला, राइट? एंड केरला में एक जगह है थेकड़ी। थेकड़ी इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स पेरियार सेंचुरी। आपने अगर कभी बचपन में नाम सुना होगा। एंड लिटरली सेंचुरी है, एक इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड है। इतने प्यारे तरीके से गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। देयर सो मेनी ब्यूटीफुल एनिमल्स। मतलब लाइफ में मैंने पहली बार जंगली हाथी देखा एंड इट वाज सो सो ब्यूटीफुल टू सी। तो ये जो मेथड ऑफ कंजर्वेशन है ये बहुत बहुत अच्छे होते हैं बेटा। एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग, ना सिर्फ वो नेशनल पार्क सेंचुरी बना रहे हैं, पर वो आपको भी मौका देते हैं कि गो विजिट आप नेशनल। मैंने जंगल सफारी जिम कॉर्बेट की भी की है एंड यहाँ पर भी मैंने की। तो आई जस्ट लव्ड, मतलब मैं लिटरली एनिमल्स को देख के अम्यूज हो गई कि वो कितने खुशी से, प्यार से रहते हैं अपने ही नेचुरल होम्स में। वो इतने फ्रीली घूमते हैं ना जंगल में। पूरा का पूरा मैंने हिरण का झुंड देखा इधर से उधर भागते हुए। एंड उस समय अगर सोचो, मतलब लिटरली मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि यार व्हाट आर वी डूइंग? हम अपने सिर्फ दो घर बनाने के लिए हम क्या इन बेचारे जानवरों से उनका घर छीन ले? क्या आज भी हम इन जंगलों को काट के इन हाथियों को, इन हिरणों को इनके घर से बेघर कर दे? नहीं करना चाहिए। तो कभी अगर आपके मन में ऐसा थॉट भी आता है ना कि लेट्स प्रैक्टिस डिफॉरेस्टेशन, चलो सारे जंगल काटो, बढ़िया यहाँ पे मॉल बनाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो एक बार इन जगहों पर जाके देखो, एक बार उन मासूम जानवरों को देखो, आपका कभी मन नहीं करेगा टू प्रैक्टिस सच इविल थिंग्स, राइट? तो ये जो मेथड्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन है, गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इनको अडॉप्ट करती है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, पर आप किसी भी चीज को डैमेज नहीं कर सकते। एंड डैमेज करोगे देन यू हैव टू बेयर द consequences as well। वही बात करें एक्स सिटू मतलब कंजर्वेशन अवे फ्रॉम द नेचुरल होम्स, conservation but away from their natural home। ठीक है भाई? इसमें जैसे एग्जाम्पल आएगा हमारा जू, बचपन में गए होगे, आज भी जाते ही होगे। बोटानिकल गार्डन, ये वेल मेंटेन्ड होते हैं और इनको कोई प्राइवेट, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं जो जू और बोटानिकल गार्डन्स या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर सीड बैंक्स, पोलन बैंक्स आजकल चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ गया है नया, तो उसको मेंटेन करते हैं, राइट? तो ये दो तरीके हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करने के लिए और उनकी वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। आई होप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल, इजी, क्रिस्प, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर हाँ तो भाई मेरे बच्चे सभी इस बात को गौर करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये मोर देन टीचिंग प्रीचिंग है।
मतलब पढ़ाने से ज़्यादा मैं आपको इस पे घंटों का और लेक्चर दे सकती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऐसी-ऐसी चीज़ें जानते हैं जो आपको सीधा दिल पे छुएगी। यानी कि जो आपको सीधा कहते हैं ना वो जागरूक बनाएगी कि अरे! अभी तो कुछ गलत हो रहा था, अब सही करेंगे। तो ये एक्चुअल चैप्टर है इकोलॉजी का। अभी तक आपने ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम पढ़ा, पर ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअल इकोलॉजी है, जो आपकी आँखें खोलेगी कि भाई कंज़र्व करो। क्योंकि अगर तुम बाकी डाइवर्सिटी को बचाओगे, उसी से तुम्हारा जीवन है। तो प्रोटेक्ट अदर्स, गॉड विल प्रोटेक्ट यू। राइट? तो आई होप सभी ने ये चैप्टर बिल्कुल मस्त मक्खन तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा। तो बस इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर और हमारा ये वन शॉट का जो सफर है यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर शेयर करना। एंड जैसा कि आप जानते हो हमारे पास अपना अपना खुद का व्हाट्सएप चैनल लिंक है, ग्रुप है, तो इसका ये आपका क्यूआर कोड है। डू स्कैन इट, डू जॉइन इट फॉर सम अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो।